हेलो स्टूडेंट्स, मैं रणधीर कुमार मैथमेटिक्स टीचर आप सभी का एयर साइंस एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा जो क्लास 11th का था, जिसमें मैंने सेट्स के बारे में बताया था, जो कि क्लास 11th का पहला यूनिट है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को जस्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें मैंने बताया था कि सेट्स क्या होता है, नंबर 1, सेट्स के टाइप क्या होते हैं, नंबर 2 एंड नंबर 3 मैंने बताया था कि सेट्स को लिखा कैसे जा सकता है, यानी उसका मतलब ये हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आइए हम लोग अब उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और उसका नेक्स्ट अगला जो भी टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सबसेट। ठीक है, क्या नाम है? सबसेट। तो आइए पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि सबसेट कहते किसको है। तो मानकर चलते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हमारे पास एक सेट है, उस सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 8। क्लियर है? एक सेट और लेते हैं जिसका नाम है सेट बी। इसमें मैं कुछ एलिमेंट्स लिखता हूँ जैसे 2 4 6 8 9 1 3 4 एंड 8। अगर आप ध्यान से देखो तो सेट ए का मैंने क्या कहा, ये क्या है? सबसेट है। तो सबसेट क्या कहता है कि अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में है, तो अगर आप ध्यान से देखो सेट ए का हर एक एलिमेंट जैसे 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे है, 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, 3 है तो 3 है और a है तो a है। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेट a का हर एक एलिमेंट्स क्या है? सेट b में है। तो अगर ऐसा हो जाए कि सेट a का हर एक एलिमेंट सेट b में हो जाए तो हम लोग ये चीज़ लिखते हैं कि सेट a इज़ द सबसेट ऑफ सेट b। a इज़ द सबसेट ऑफ सेट b, है ना। तो ये सबसेट का डिनोट करने का तरीका है, आप सी लिखोगे और उसको अंडरस्कोर करोगे। तो यहाँ पे क्या है कि a का हर एक एलिमेंट सेट b में है, इसलिए क्या कहलाएगा? a इज़ द सबसेट ऑफ सेट b। यानी इसका डेफिनेशन क्या है कि इफ़ देयर आर 2 सेट्स, सेट a एंड सेट b, हमारे पास 2 सेट्स हैं, सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज़ ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट b, देन द सेट A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट B। क्लियर है? ओके। तो सबसेट्स जो होते हैं, मानकर चलिए थोड़ी देर के लिए ये सबसेट्स हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर एक सबसेट है तो एक सेट का कितना सबसेट क्रिएट किया जा सकता है? अच्छा चलिए, सबसेट्स के पहले हम लोग कुछ और चीज़ समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में आएंगे। तो एक तो ये सबसेट हो गया। तो अगर यहाँ पे क्या है कि सेट A का हर एक एलिमेंट अगर सेट B में है तो हम लोग ये बोलते हैं कि A इज़ द सबसेट ऑफ सेट B। तो एक और टर्म हमारे पास आता है जिसका नाम है सुपरसेट। तो सुपरसेट क्या है? सुपरसेट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो सेट ए और सेट बी इस तरह से है जैसे सपोज इसी एग्जांपल को अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेट ए है वो सेट बी का क्या है? सबसेट है। तो सुपरसेट क्या कहता है कि इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब ए का हर एक एलिमेंट अगर सेट बी में है तो ये जो बी है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बी है। अगर उल्टा कहें तो बी ए को क्या कैसे डिफाइन करेगा? ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। लेकिन बी के बारे में क्या कहेंगे? बी के बारे में हम लोग बोलेंगे बी इज़ द सुपरसेट ऑफ सेट ए। क्लियर है? कैसे बी इज द सुपरसेट ऑफ सेट ए? सुपरसेट का को डिफाइन करते हैं इसी तरह, सी को अगर आप उल्टा लिख दो और अंडरस्कोर कर दो तो ये सुपरसेट कहलाता है। सुपरसेट का मतलब क्या हुआ? आप ऐसे समझो जैसे कि सपोज ए और बी के बीच में सन और फादर का रिलेशन हो, तो ए इज़ द सन ऑफ बी, इट मीन्स बी इज़ द फादर ऑफ ए। तो यहाँ पे सुपरसेट और सबसेट का बीच में भी यही रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी, देन बी अगर उसको उल्टा कहें तो बी इज़ द सुपरसेट ऑफ सेट ए। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो क्या है डेफिनेशंस? प्रॉपर सबसेट, एक होता है हमारा इम्प्रॉपर।
इम्प्रॉपर सबसेट। आइए इस चीज़ का डेफिनेशन समझते हैं और फिर अंतर समझते हैं। इसको भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके आधार पर समझते हैं। मानकर चलिए हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है, उस सेट के बारे में लिखते हैं, छोटा सा सेट एग्जाम्पल्स लेते हैं 1 2 एंड 3, और एक सेट बी लेते हैं। तो सेट बी में आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक एलिमेंट्स लिखते हैं 4 2 1 3 एंड 5। आप ध्यान से देखो, ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। तो प्रॉपर सेट क्या कहता है कि नंबर 1 कंडीशन, इसका कंडीशन क्या है, यानी कि प्रॉपर सेट होने का क्या कंडीशन है कि ए मस्ट बी द सबसेट ऑफ सेट बी। यानी कि पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे है कैसे है, तो देखो ध्यान से आप 1 2 3 यहाँ पे भी है 1 2 3, यानी ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। लेकिन नंबर 2 कंडीशन ये है कि ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देखो यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 1 2 3 है, लेकिन क्या 4 5 यहाँ पे है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए और सेट बी क्या बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो हम लोग बोलेंगे दिस इज़ द प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब ए मस्ट बी द सबसेट ऑफ सेट बी, नंबर 1 कंडीशन, एंड नंबर 2 ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, मतलब ए का सेट जो है बी के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी आप डायरेक्टली अगर कह दो तो सेट ए और सेट बी इक्वल सेट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रॉपर का मतलब क्या हुआ, इम्प्रॉपर का मतलब हुआ जैसे कि थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ आपसे, ए ही लिखता हूँ सेट 1 2 3 एंड 4। एक सेट बी मैं लेता हूँ, तो सेट बी का मतलब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 4 नहीं, अच्छा ठीक है 4 3 2 एंड 1। आप ध्यान से देखो इम्प्रॉपर सबसेट क्या कहलाएगा। इम्प्रॉपर का मतलब ये हुआ कि सेट ए और सेट बी दो है हमारे पास। तो इम्प्रॉपर का कंडीशन क्या होता है, इम्प्रॉपर का कंडीशन होता है नंबर 1 ए मस्ट बी द सबसेट ऑफ सेट बी, नंबर 1, एंड नंबर 2 ए मस्ट बी इक्वल टू सेट बी। आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4। आप ध्यान से देखो डेफिनेशन क्या कहता है सबसेट का कि एक सेट ए में जो भी एलिमेंट्स होगा अगर वो सेट बी में एलिमेंट्स होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ भी 1 2 3 4 है। इसका मतलब सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। पहला डेफिनेशन तो पहला तो कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरा एक चीज़ लिखा हुआ है कि सेट ए मस्ट बी इक्वल टू सेट बी। इसका मतलब सेट ए और सेट बी दोनों बराबर होना चाहिए, यानी प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर का कंडीशन है। तो क्या दोनों में डिफरेंसेस है, पहला कंडीशन तो दोनों में सेम है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, डिफरेंट है। प्रॉपर में क्या होना चाहिए, सेट ए और सेट बी बराबर अगर नहीं है तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और दूसरा हमारा इम्प्रॉपर सबसेट कहता है कि सेट ए मस्ट बी द सबसेट ऑफ सेट बी, बट ऑल्सो द वन मोर कंडीशन इज द सेट ए मस्ट बी इक्वल टू सेट बी। क्लियर है, ओके। तो आइए हम लोग नेक्स्ट कुछ और पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग बेसिकली यू से डिनोट करते हैं। क्या है हम लोगों का यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। तो यूनिवर्सल सेट क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि मानकर चलते हैं हमारे पास 2-3 सेट्स लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एक सेट ए है, सेट ए में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 4 5 एंड ए। सेट बी में लिखता हूँ कुछ, सेट बी का मतलब सपोज 2 6 4 एंड बी। एक सेट सी होता है, सपोज इसके बारे में भी कुछ लिखते हैं ए बी एंड सी। आप ध्यान से देखो हमारे पास 3 सेट्स है, सेट ए सेट बी एंड सेट सी। अगर इस तीनों सेट्स को मिला दिया जाए तो क्या होगा,
1 2, यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं आप सभी को मिला के लिख लो। 1 2 3, नहीं 3 तो इसमें है नहीं, तो 1 2 4 5 6 A B C। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास 3 सेट्स है, सेट A, सेट B एंड सेट C। तो मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने का तरीका क्या है, आप कैपिटल U लिखोगे, तो ये रहा कैपिटल U। तो यूनिवर्सल सेट में मैंने क्या कहा कि इफ़ देयर इज ए सेट सच दैट इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A, B एंड C, यानी ऐसा हो जाए कि सेट ये हमारे पास एक सेट एक ऐसा हो जाए जो क्या करे, हर एक सेट्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट को कंटेन करे, तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट करते हैं। और यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने का तरीका क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने का तरीका U होता है, कैपिटल U। इसको क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और उसके बाद हर एक एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसको 1 बाय 1 लिख देंगे। हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि सपोज यहाँ पे 4 देखिए आप 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 एक ही बार लिखेगा, यानी कि सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही बार काउंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 4 लिखे हो, यहाँ 4 लिखे हो तो यहाँ 4 लिख दिए। सपोज यहाँ पे A है, आप देखो यहाँ पे भी A है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 बार A लिखोगे, इसका मतलब एक ही बार A लिखोगे। ठीक उसी तरह B हमारे पास है, तो B आप देखो यहाँ पे B है और B यहाँ पे भी है, तो आपको सिर्फ एक B लिखना है। क्लियर है। एक C यहाँ पे लिखा हुआ है तो C, यानी आप ध्यान से देखो, तो इस टाइप के सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिसका नाम है कुछ थ्योरम से, हम लोग जिस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। ठीक है। थ्योरम्स क्या है, नंबर 1 हमारे पास बेसिकली 3 थ्योरम है। तो थ्योरम 1 क्या कहता है, थ्योरम 1 कहता है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, थ्योरम 1 कहता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये क्या है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास मानकर चलो, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, 5, यानी जिसके पास कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आप ये बताओ कि आपके पास एक सेट्स है, तो उसका सबसेट्स क्या लिख सकते हैं, तो आप याद रखो कि 5 जो एक ऐसा सबसेट्स है, मतलब 5 एक ऐसा सेट है जो क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट कहलाता है। क्लियर है, पहला। नंबर थ्योरम्स 2 हमारे पास है, थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कहता है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये कैसे, मतलब एक सेट आप समझ सकते हो कि एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, सपोज थोड़ी देर के लिए हम लोग एक सेट लेते हैं 1 2 3 एंड 4। आप ध्यान से देखो, थोड़ी देर के लिए एक सेट और लेते हैं B 1 2 3 एंड 4। आप ध्यान से देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सेट A इज़ द सबसेट ऑफ सेट B? तो आप बोलोगे बिल्कुल। ऐसा क्यों, क्योंकि सेट A सबसेट B है। इसका मतलब क्या हुआ, सेट A का हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 सेट B में होना चाहिए। आप ध्यान से देखो, सेट B में तो है, लेकिन क्या ये सेट डिफरेंट है? आप ध्यान से देखो, ये कोई कुछ और नहीं है, सेट A है और सेट B है, ये दोनों अपने आप में इक्वल है। या तो आप उसको सेट A मानो या फिर इसको सेट B मानो। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट A का हर एक एलिमेंट सेट B में है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि सेट A और सेट B एक ही चीज़ है। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखा है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो आप ध्यान से देखो, सेट A सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि एक सेट खुद का सबसेट होता है। कैसे, सेट सबसेट का मेरा डेफिनेशन है कि एक एलिमेंट जो हर एक एलिमेंट जो है वो टोटल एलिमेंट दूसरे भी सेट में होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो कि ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स कंप्लीटली एक दूसरे को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब सेट A जो होगा वो सेट B का सबसेट होगा। और सेट B क्या है, सेट B तो कोई दूसरा चीज़ नहीं है, सेट B और सेट A तो इक्वल है। यानी आप इससे कह सकते हो, इसका मतलब ये हुआ
कि सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए जो होगा वो खुद को दोहरा रहा है, यानी कि सेट ए इज हिमसेल्फ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है? ठीक है। तीसरा थ्योरम हमारे पास है, तीसरा थ्योरम क्या है कि तीसरा थ्योरम से द नंबर ऑफ the number of subset of a set equal to 2 का पावर n। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर कोई बोलता है कि आप एक सेट दिया हुआ है, मानकर चलो, तो उस सेट का क्या करना, सबसेट लिखना है। तो कितने नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल है, थोड़ी देर के लिए इससे समझते हैं। वेर यहाँ पे जो n लिखा हुआ है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए देखते हैं इस चीज़ को। आपके पास एक सेट है a इक्वल टू 1 2 एंड 3, ठीक है। इसका सबसेट लिखने की कोशिश करते हैं। इसका आप सबसेट क्या लिख सकते हो, एक तो 1 अकेला, 2 3, आप और क्या लिख सकते हो, 1 2 1 3 2 3। आप देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। एक और लिखा जा सकता है, वो क्या होगा, 1 2 एंड 3। आप पूछ सकते हो कि ये कैसे, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, फिर यहाँ पे ऐसा कैसे। मैंने अभी आपको थ्योरम्स 2 में बताया, थ्योरम्स 2 में कि क्या लिखा हुआ था, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, यानी ये क्या है, खुद का सबसेट है, यानी ये सबसेट भी लिखा जा सकता है। नंबर 7 एंड एक और होता है 5। थ्योरम्स 1 में मैंने क्या कहा था कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, या फिर कोई भी सेट जो खाली है वो क्या हो सकता है, हर एक सेट का सबसेट कहलाता है। तो आपके पास कितने हो गए, आप काउंट कीजिए इसको ध्यान से। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बार बार तो लिखोगे नहीं, अगर कोई आपसे डायरेक्टली पूछ लिया, मान के चलते हैं 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे इजी हो गया इस बात को लिखना कि आप 8 लिख लिए। अगर मान के चलो आपके पास 2 का पावर, अगर मान के चलो आपके पास 1 2 3 4 नहीं 7 एलिमेंट्स है या 8 एलिमेंट्स है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस बात को लिखना, 1 बाय 1 आप लिख नहीं सकते हो। तो कोई आपसे डायरेक्टली पूछ लिया कि आप बताओ नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, तो उसका एक हमारे पास फॉर्मूला है और वो है 2 का पावर n। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर इसके आधार पे बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट ए कितना है, 1 2 3। इसका मतलब ये होगा कि हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स जो हो सकता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट्स ए का नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो सकता है, वो होगा 2 का पावर n। अब ध्यान से आप देखो, 2 का पावर n का मतलब कितना हुआ, n क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3, यानी आप लिखोगे यहाँ पे 2 का पावर 3, यानी फाइनली कितने हो जाएंगे, 8 हुए। यानी आप क्लियर कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस बात को ध्यान रखना है, जब भी आप सेट्स लिखोगे तो ये सारी चीज़ें तो आप लिख लोगे, यहाँ मिसिंग हो सकता है। तो याद रखो कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो उसके वजह से एक ये आएगा, और 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट्स, इसके वजह से ये आएगा। क्लियर है? ओके। आइए अब हम लोग कुछ नंबर लाइन के बारे में समझते हैं। नंबर लाइन का मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन, हालांकि आप लोग क्लास 9 10 में तब पढ़े होंगे, फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज इसके बारे में हम लोग को होना चाहिए। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग सेट पढ़ेंगे तो सेट में हम लोगों के पास ये जानना ज़रूरी है कि नंबर लाइन का इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। यानी कि रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मैं एक नंबर लाइन डिनोट कर रहा हूँ आपको इस तरह से। इधर क्या होगा, ये आपको 0 होगा, इधर क्या होगा
माइनस इन्फिनिटी, और इधर क्या होगा प्लस इन्फिनिटी। ये तो क्लियर है। यहाँ जो भी नंबर होगा नेगेटिव होगा, जीरो के राइट में होगा जो भी नंबर क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो नंबर लाइन को हम लोग इस तरह से समझते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन में क्या होता है, मैंने क्या कहा, पहला नंबर क्या है वो हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होता है दैट इज आर, कैपिटल आर। नंबर लाइन को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, रियल वैल्यूज, मतलब जितने भी नंबर है दुनिया में, जितने भी नंबर है आप जिनके बारे में आपने सुना है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसमें फ्रैक्शन भी आएगा, पॉइंट भी आएगा, डेसिमल भी आएगा, यानी जितने भी नंबर की अगर आप बारे में बात करें तो उन सारे नंबरों को मिलाकर क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, आर को डिनोट करते हैं ए सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर का मतलब क्या, आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी नंबर है इन सभी को आप बोल सकते हो आर। आर का मतलब ए सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर है। नंबर 2 क्यू। क्यू का मतलब क्या हुआ, क्यू का मतलब हुआ ए सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर में आपने बहुत पहले देखा होगा। रेशनल नंबर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग P बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिख सकें तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास रेशनल नंबर कहलाएगा। तो क्लियर है। रेशनल नंबर में क्या होगा, नेगेटिव भी नंबर्स होंगे, पॉजिटिव भी नंबर्स होंगे, लेकिन क्या है वो P बाई क्यू के फॉर्म पे लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद एक और नंबर आता है जिसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। क्लियर है। Z का मतलब होता है इंटीजर्स, ए सेट ऑफ इंटीजर्स, ए सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है अब समझना। सेट ऑफ इंटीजर्स का मतलब होता है, आप रियल नंबर का मतलब क्या होगा, वो सारे नंबर, जितने नंबर आप जितने नंबर के बारे में आपको जानकारी है। लेकिन इंटीजर्स में क्या होगा, अगर आप रियल वैल्यूज में से डेसिमल को हटा दो। डेसिमल का मतलब डेसिमल को हटा दो, फ्रैक्शन को हटा दो। सपोज थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा नंबर लाइन होता है, अगर आप इसके बीच में 1 और 2 बोलते हो तो इसके और इसके बीच में क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल, इन्फिनाइट रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं, बहुत सारे, जिसके आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। अच्छा, डेसिमल के बारे में अगर मैं बात करूं तो डेसिमल में बहुत सारा लिखा जा सकता है, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो 1.9 तक। तो अगर इन सारे नंबरों को आप हटा दो तो जितने नंबर्स बच गए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 होल नंबर की तरह, उन सारे नंबरों को अगर वो नेगेटिव है तो भी और अगर वो पॉजिटिव है तो भी, उन सारे नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। क्लियर है। तो इंटीजर्स को भी हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें से क्या है, नॉर्मली इंटीजर्स का मतलब होता है, एक को आप पॉजिटिव लिख सकते हो, इसका मतलब होगा ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और एक होगा z माइनस, इसका मतलब होगा ए सेट ऑफ नेगेटिव ए सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। जेड पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया कि रियल नंबर का, अगर रियल नंबर में आप क्या करोगे, पॉइंट को हटा दोगे, 1.1, 1.2, यानी डेसिमल्स को अगर मैं माइनस कर दूं। और नंबर 2, अगर मैं फ्रैक्शनल वाले को हटा दूं, तो उन सारी चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो जो नंबर बचता है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट तक, वो सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए थोड़ी देर के लिए, अगर मैं उसको डिवाइड कर देता पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो क्या होगा, इसके राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे, सपोज 1, 2, 3, आप यहाँ से अगर इन्फिनाइट तक जाओगे तो ये सारे नंबर्स जो कहलाएंगे वो Z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। क्लियर है। और अगर इधर देखा जाए तो -1, -2, -3, ये जितने होल नंबर हैं आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये Z माइनस कहलाएंगे। कहाँ से कहाँ तक, इधर लेफ्ट में। और ये राइट वाले क्या कहलाएंगे, Z प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। ठीक है। एक और चीज़ जो है जो हम लोग पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग को रखना चाहिए, जो है हमारे पास, यहीं पे बता देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं n। n क्या है, n इज बेसिकली ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, नेचुरल नंबर का मतलब साफ साफ है, इसके बारे में आपको क्लियरली समझना चाहिए। अगर इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझा दें तो
नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 2 3 4 और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। तो नेचुरल नंबर तो बहुत क्लियर है, आप लोग 9th 10th में तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। एक और नंबर आता है जिसको हम लोग W नॉर्मली तो नहीं कहते हैं लेकिन आप बोल सकते हो, मतलब इसका मतलब हुआ ए सेट ऑफ होल नंबर्स, ए सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नेचुरल नंबर और होल नंबर में बहुत माइनर डिफरेंसेस है, और वो डिफरेंसेस क्या है, नेचुरल नंबर में अगर आप ऐड कर दो 0 और फिर आप लिख दो 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट, तो ये क्या कहलाएगा, ये नेचुरल नंबर में अगर आप 0 ऐड कर दो तो वो होल नंबर कहलाएगा। क्लियर है, तो ये तो ठीक है, ये तो टॉपिक आज हमारा एंड हुआ। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्लोज ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास वेन डायग्राम और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।